बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो लोग नए आए हैं वो पहले जाके पहली वाली वीडियो देखें ताकि एक सीक्वेंस से आप चीज़ें कवर कर सकें। ओके जी, तो अब हम शुरू करेंगे 5th MCQ से। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी वो केमिस्ट्री की ब्रांच हमने देखनी है जो कि केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करती हो। तो आपने ज़रा सोचना है वो क्या होगा भला। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑप्शन बी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके, द आंसर इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कॉमन सेंस की बात है कि कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स को बड़े पैमाने पर कौन सी चीज़ बनाती है? इंडस्ट्री बनाती है किसी भी चीज़ को। अब केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कैसे यूज़ होगी? वो उसको देगी रॉ मटेरियल की फॉर्म में गैसेस, और वो गैसेस एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे जिससे फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नेम से ही बता रहा है कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस होंगे और रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस किए जाएंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाएगा, सैम्पल्स को सेपरेट करेगी और एनालिसिस करेगी। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायो लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री के वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उनसे कंसर्न्ड होगी, वो वाली बायोकेमिस्ट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है एनालिसिस दैट गिव्स कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशी, यानी वो एनालिसिस हमने बताना है, उसका नाम बताना है जिसमें हमें कंपोजिशन पता चले केमिकल स्पीशीज़ की कि कंपोज कैसे हुआ है वो। तो क्या वो क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, दोनों होगा या दोनों नहीं होंगे? एंड द आंसर इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी बताता है एक्चुअली में कि किसी एनालिसिस की क्वालिटी पता करनी हो तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल की। और अगर हमने उसकी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट है सैंपल में, कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है वो पता करनी हो तो हम उसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। सैंपल वो चीज़ है जिसका हम एनालिसिस करते हैं, यानी जिसके अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसके कंपोनेंट कितने हैं और कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो चीज़ सैंपल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब वहाँ एनालिसिस था, ये वो प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही होती हैं। ऑप्शन ए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन बी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन सी होमोजेनस, ऑप्शन डी हेट्रोजेनस। द आंसर इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अगर केमिकल चेंज आता है तो उस सब्सटेंस की कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वाटर क्या होता है? लिक्विड। बट जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो क्या हुआ? केमिकल चेंज आया और उसकी जो है वो स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले गए हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिज़िकल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, यानी उसका कलर कैसा है, उसके टेस्ट पे, उसकी स्मेल पे, उसको जब आप टच करते हैं उसकी हार्डनेस और इस चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है कि सब्सटेंस क्या होता है। मैटर हमें पता है क्या होता है, जब वो एक प्योर फॉर्म में होता है अपनी तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। यानी वो अपनी ओरिजिनल हालत में जब होता है तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, और जब उसके अंदर कोई चीज़ और ऐड कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी होता है। होमोजेनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट योर मिक्सचर, जो भी बनता है उसमें वो यूनिफॉर्म नज़र आता है।
दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक फेज़ में नज़र आता है। जो मिक्सचर बनता है होमोजेनियस, वो एक फेज़ में नज़र आ रहा होता है। जैसे आपको शुगर और वाटर का यहाँ मिक्सचर नज़र आ रहा है। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है वो उसके दो फेज़ बन जाते हैं, दो डिफरेंट फेज़ बन जाते हैं जो आपको क्लियरली नज़र भी आते हैं। जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कि सैंड को अगर आप वाटर में डालेंगे तो नीचे सैंड नज़र आएगी आपको, और ऊपर वाले पोर्शन में आपको वाटर नज़र आएगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एटॉमिक नंबर, कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस, अकर्स इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। हमें इसमें से ये बताना है जो प्रॉपर्टी नहीं है एक एलिमेंट की, यानी उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, आंसर है कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी वो एलिमेंट की डेफिनेशन ही है कि वो सेम एटम होते हैं, उसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, और उसको डिकम्पोज सिंपल सब्सटेंस में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्चुअली में खुद एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उससे सिंपल में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन को और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। कार्बन एक एलिमेंट है और आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जिनको सिंपल कंपाउंड में डिकम्पोज नहीं तो किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अब एटम क्या है? एटम मैटर का वो हिस्सा है जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे तरीके से केमिकल एलिमेंट को डिफ़ाइन करता है। और एटम जो है वो एटमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इससे फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ जो डिवाइड ना हो सके उसको हम इंडिविजिबल कहते हैं। वर्ड एटम जो है वो जॉन डाल्टन ने यूज़ किया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? एटम का स्ट्रक्चर ये है कि उसमें मिडल में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। उसकी आउटर साइड पे शेल्स होते हैं। उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है जो उसके जितने जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर साइड पे मूव कर रहे होते हैं शेल्स में। इसलिए बच्चे जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होते हैं, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। अगर आप 10 मिनट की ये वीडियो रोज़ सुकून से सुनते हैं तो वैसे तो मैं 4 MCQs को यहाँ पे डिस्कस कर रही होती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें बता भी रही हूँ और मैंने स्लाइड में लिखी भी हुई हैं। तो उस तरह आपके मैक्सिमम 15 to 20 MCQs 10 मिनट्स में कवर हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।